दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइन शो। आज है 28 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम में आज आप देखेंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिले फिलिस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा गजा में जंग रुकवाने की कोशिशों में जुटे हैं हम। सऊदी अरब और तुर्की में हुई बड़ी डिफेंस डील, एर्दोगान हुकूमत मुहैया करवाएगी ड्रोन और मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी। दूसरे इंतफादा के बाद वेस्ट बैंक में इजरायली आर्मी का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी, अब तक 9 फलस्तीनियों की मौत, बिगड़ सकते हैं हालात। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर का उकसावे भरा बयान, गजा की तरह वेस्ट बैंक की तबाही का किया मुतालबा। फ्रांस के चीफ रब्बी का शर्मनाक बयान, गजा में बेगुनाहों के कत्ल को बताया जायज, कहा यह है एक्ट ऑफ वॉर। ईरान का ऐलान, आखिरी दम तक देंगे फलस्तीन का साथ, फलस्तीनी ही चखेंगे जीत का स्वाद। गजा में एड पर लगा ब्रेक, पोलियो बना आफत, 6,40,000 बच्चों पर मंडरा रहा खतरा। और रूस ने यूक्रेन पर किया बहुत बड़ा हमला, 127 मिसाइल और 109 ड्रोन से 15 इलाके दहलाए। तो चलिए तफसील से शुरू करते हैं खबरें। सबसे पहले खबर एक मुलाकात की जो रियाद में हुई मोहम्मद बिन सलमान और महमूद अब्बास के बीच। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर, या यूं कहें कि फ़लस्तीन के रिकॉग्नाइज्ड प्रेसिडेंट महमूद अब्बास रियाद पहुंचे। मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की, उनसे मुलाकात की और इस दौरान काफ़ी बात हुई। इस बात में फ़लस्तीन का ही जिक्र था और ये कहा गया महमूद अब्बास से, MBS की तरफ से, कि हम फ़लस्तीन के साथ थे, फ़लस्तीन की जायज़ मांगों के साथ थे, अलग फ़लस्तीनी स्टेट बनने की जो मांग है उसके साथ हैं, और हमारी ये कोशिशें हैं कि गज़ा में जल्द से जल्द जंग रुके और फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी वापस पटरी पर आ सके। इस दौरान बहुत सी बातें कही गई। महमूद अब्बास और हमास में बिल्कुल नहीं बनती, उन दोनों के ऑर्गेनाइजेशन हमास और फतह अलग हैं। आप जानते हैं कि बहुत सी मांग ये होती रही हैं, डिमांड होती रही कि गज़ा का निज़ाम फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास जाए, हमास जो कि एक बंदूक उठाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके हाथ में ना जाए। लिहाजा आखिर ये कोशिशें हैं अरब ममालिक की तरफ से भी कि फ़लस्तीन को और इस पूरे खित्ते को अमन व अमान में रखने के लिए और बिल्कुल साइलेंट रखने के लिए यहाँ पर ज़रूरी है कोई ऐसा निज़ाम कायम हो जो बाहर से चलाया जा सकता हो या जो बाहर से कंट्रोल भी होता हो। जाहिर सी बात है वो हमास तो नहीं है, हाँ फ़लस्तीनी अथॉरिटी हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। सर, एक चीफ रब्बी है फ्रांस का, इसने बड़ा एक अजीब व गरीब और जहरीला सा बयान दिया है। इसने कहा है कि जो इजरायली फ़ौज गज़ा के अंदर कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की इसने जमकर तारीफ़ की है। कहा है कि उनकी पॉलिसी गज़ा को लेकर बिल्कुल सही है। इट मीन्स कि ये बंदा 40,500 फ़लस्तीनियों की शहादत को जायज़ ठहरा रहा है और ये कह रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक्ट ऑफ वॉर है। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और ये दिया गया फ्रांस के BFM TV को। इस दौरान इसने इसे जो लाइन दी है, जो मुतालबा किया है इजराइल से और इजरायली हुकूमत और IDF से, वो उसमें ये कहा गया है फिनिश द जॉब। फिनिश द जॉब का मतलब ये है कि जो मकसद IDF और इजरायली हुकूमत का था गज़ा में तबाही हमास की, लेकिन 40,000 आम फ़लस्तीनी मारे गए। तबाही हमास के अड्डों की, लेकिन 80% से ज़्यादा इजराइल की आम लोगों की इमारतें, घर सब तबाह हो गए और न जाने क्या क्या जो भी मौक़िफ़ थे IDF के और इजरायली हुकूमत के, ये उनके सपोर्ट में, और कहता है फिनिश द जॉब। इसके नज़र में वो जॉब है। तो इनका नाम है कोर्सिया, हाइम कोर्सिया, चीफ रब्बी हैं, मतलब सबसे प्रमुख यहूदी धर्म गुरु हैं फ्रांस में, यहूदियों के सबसे बड़े गुरु। उसका ये कहना है जो गज़ा में हो रहा है ठीक है और मुझे अच्छा लगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मिडिल ईस्ट आई की। एक और ख़बर है, पहली आपने अरब न्यूज़ के हवाले से देखी, दूसरी मिडिल ईस्ट आई के हवाले से, तीसरी भी मिडिल ईस्ट आई के हवाले से। इसलिए बता दिया कि हम दुनिया के मिडिल ईस्ट के बड़े अखबारों के ज़रिए आप तक खबर पहुंचाते हैं ताकि आपको यकीन रहे कि सच है। हेडलाइन ये है कि इजराइल लॉन्चेस लार्जेस्ट ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक ऑफेंसिव सिंस सेकेंड इंतफादा जो 2000 के बाद हुआ, तब से अब तक इतने सालों में, 22-23 सालों में, ये सबसे बड़ा हमला है इजरायली फ़ौज का वेस्ट बैंक में। जो ऑपरेशन चल रहा है इजराइल की तरफ से वो बड़ा भयानक है और उसमें अब तक 9 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। वेस्ट बैंक में किसी एक फ़लस्तीनी की भी शहादत एक बहुत बड़ा मुद्दा होती है, लिहाजा 9 फ़लस्तीनियों का मारा जाना ये बताता है कि वहाँ पर हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इसी बारे में अल जज़ीरा की हेडलाइन ये कहती है, एटलीस्ट 9 किल्ड एज इजराइल लॉन्चेस मेजर रेड ऑन ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक।
ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक के कई इलाकों में, शहरों में मेजर रेड लॉन्च की है इजरायली हुकूमत ने। 9 लोग मारे गए हैं और इनमें बहुत से इलाके हैं, कई जगह फाइटर जेट से बम गिराए गए हैं, कई जगह ड्रोन अटैक किए गए हैं, कहीं पर बुलडोज़र से लोगों के घर ढहाए गए हैं। बहुत से इलाके हैं जेनिन, तुलकैरम और जॉर्डन वैली में, जहां पर ये हमले वेस्ट बैंक में इजरायली हुकूमत की तरफ से हो रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर है इजराइल काट्स, इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर का नाम भी इजराइल है, इजराइल काट्स। उसका ये मुतालबा है कि IDF ने जिस तरीके से गज़ा में जो नज़ारे दुनिया के सामने पेश किए हैं, वैसी नज़ारे वेस्ट बैंक से निकल कर आने चाहिए। इसका ये मुतालबा है कि वेस्ट बैंक में भी उतने ही उस हिसाब से लोग मारे जाएं और वैसे ही वेस्ट बैंक तबाह हो जाए जैसे गज़ा में तबाह हुआ, वरना गज़ा से इसको कंपेयर करने की क्या ज़रूरत थी। इजराइल कार्ड सेज IDF शुड ऑपरेट इन तुलकैरम जेनिन एट इट डज इन गज़ा, वैसी तुलकैरम और जेनिन में करे जैसे गज़ा में किया। और इसने ये कहा है कि फ़लस्तीनियों को इन इलाकों से वेस्ट बैंक के निकालना चाहिए। फ़िलहाल तो हमें लड़ाई लड़नी है, तब तक के लिए निकाल दें, लेकिन फिर भी इनका इरादा कब तक के लिए निकालने का वो आप समझ सकते हैं। गज़ा में क्या हो रहा है ये खान यूनिस की तस्वीर बताती है। पूरी की पूरी इमारत ऐसे ज़मींदोज़ है जैसे किसी बारात का शामियाना गिर गया हो। इसके नीचे लोग दबे हुए हैं और अब भी इंतज़ार किया जा रहा है, लोग कोशिशों में जुटे हैं कि शायद इस मलबे में कोई ज़िंदा बचा हो तो उसे बाहर निकाल लिया जाए। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की एक हेडलाइन पर नज़र डालते हैं जो ये बताती है कि तुर्की ने इजराइल को सीधी वार्निंग दी है कि अपने इस मिनिस्टर इतमार बेन-गुवेर को समझाओ जो ये हसरत रखता है, जिसने ऐलान किया है कि इजराइलियों का, यहूदियों का हक है अल-अक्सा मस्जिद में पूजा करने का या इबादत करने का, अपने तरीके से तौरा पढ़ने का, और वहाँ पर एक सिनेगॉग, एक यहूदी मंदिर बनना चाहिए। इस तरीके के ऐलान से न सिर्फ फ़लस्तीन में बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में और पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ गुस्से का जो इजहार है वो तुम्हें देखने को मिल सकता है, और हो सकता है वो गुस्सा तुम्हारी चौखट तक भी आ जाए। तो एक्सट्रीमली डेंजरस बताया है इजराइल के मिनिस्टर के इन बयानों को तुर्की ने कि वो जेरूसलम का जो स्टेटस है जिसमें अल-अक्सा मस्जिद में कोई भी यहूदी नहीं घुस सकता, उसको बदलने की जो बात कर रहा है, ऐलान कर रहा है इतमार बेन-गुवेर, ज़रा उसे काबू में रखो, ज़रा उसे संभाल कर रखो, ज़रा लगाम डालो, ज़रा ज़ुबान को उसकी कतरो, वरना हालात बेकाबू हो सकते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने हमास के एक सीनियर ऑफिशियल से बात की और उनसे कहा है, उन्हें ये यकीन दिलाया है कि फ़ाइनल विक्ट्री यानी जो जीत है आखिर में वो आप ही की होगी, फ़लस्तीनियों की होगी, और हम फ़लस्तीनियों के साथ, फ़लस्तीन के मुद्दे के साथ अपनी आखिरी सांस तक, बिल्कुल आखिर तक खड़े रहेंगे। हम कभी भी फ़लस्तीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है, समझिए ये ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो नए बने हैं अब्बास अरागची, उन्होंने हमास के डिप्टी पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ खलील अल-हैया से बातचीत के दौरान फ़ोन पर ये बातें कहीं। मिडिल ईस्ट आई की एक ख़बर की तरफ बढ़ते हैं जो ये बताती है कि यूएन की तरफ से गज़ा में जो दवाइयाँ, जो खाने, जो राशन, जो कफन आ रहे थे वो रुक गए हैं। तमाम तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड रुक गई है, ख़ास तौर से दवाइयाँ, क्योंकि पोलियो का एक मामला मिला था जिसके बाद 6,40,000 वो बच्चे जो पोलियो की दवा पीने लायक हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का इंतज़ाम और ऐलान यूएन की तरफ से हुआ था। लेकिन इजराइल ने कहा कि देर अल-बला इलाके में और बाकी इलाकों में हमें ऑपरेशन चलाना है, लिहाजा यहाँ पर बसे फ़लस्तीनियों को ये इलाके छोड़ने पड़ेंगे। अब वो सब पनाह गुज़ीरों की तरह रास्तों में पैदल चल रहे हैं, जहाँ तंबू गाड़े थे वहाँ से तंबू खेमे उखाड़ लिए हैं, फिर कहीं जा रहे हैं, ज़्यादातर समंदर के किनारे हैं। देर अल-बला में जो बहुत बड़ा इलाका है जहाँ लाखों फ़लस्तीनी थे, वहाँ पर ये मामला मिला था और वहाँ से इन लोगों के पलायन के बाद यूएन ने अपनी एड को रोक दिया है, क्योंकि इजराइल ने कहा था, इजरायली फ़ौज ने, कि आप एड का काम अभी रोक दें, कहीं ऐसा ना हो एड लेकर जा रहे हो और हमारा कोई गोला, कोई मिसाइल आकर आपके ट्रक को तबाह कर दे, फिर आप रोते फिरेंगे हमें मार दिया, हमें मार दिया। तो ये हुआ है। ये इस बारे में मिडिल ईस्ट मॉनिटर, मिडिल ईस्ट आई दोनों अलग हैं। मॉनिटर की खबर ये है कि यूएन ने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड को पॉज करना पड़ा है। पोलियो वैक्सीन जो 6,40,000 बच्चों को देनी थी अब हम नहीं दे पाएंगे, कब तक नहीं दे पाएंगे नहीं मालूम। ऑस्ट्रिया ने ईरान के एम्बेसडर को तलब किया है। ऑस्ट्रिया ने तलब किया है क्योंकि ईरान के एनवॉय की तरफ से हिजबुल्लाह के सपोर्ट में एक पोस्ट डाली गई थी। अभी 2 दिन पहले जब इजराइल पर हिजबुल्लाह के बड़े मिसाइल हमले हुए, ड्रोन हमले हुए, तब उन्होंने पोस्ट डाली होगी
तब उन्हें तलब कर लिया कि भाई हिजबुल्लाह तो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका ने घोषित कर रखा है, आपने कैसे, आप क्या अमेरिका से बड़े हो गए, आपने उनकी हिमायत में पोस्ट कैसे डाली। तो इधर हुआ ये कि ईरान ने भी ऐसी, ईरान की आप खबर देखिए, ईरान ने भी यही किया। ईरान ने ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर को तलब कर लिया, यहाँ आओ, तुमने हमारे को बुलाया, हम तुम्हारे को बुलाते हैं, तुमने चाय पिलाई थी, हम भी पिलाएंगे, आ जाओ बेटा, बताओ क्या हुआ है, क्यों बुलाया है। हमने जो, तुम मानते होगे, तुम अमेरिका के साए में चलते होगे, हम नहीं मानते। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? हमारे एनवॉय की फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो तुम्हारी, फिर तुम्हारे या हमारे आम लोगों की क्या होगी? हमारी अपनी पॉलिसी है, एक मुल्क होने के नाते ईरान की अपनी पॉलिसी है। वो हिजबुल्लाह, हमास, हाउथीज को टेररिस्ट नहीं मानता। आप मानते होगे, मानो, आप जिसके पहलू में बैठते हो बैठो। तो ये सब बातें हुई हैं। तुर्की और सऊदी अरब के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई है। अगली खबर ये है हजरात कि तुर्की और सऊदी अरब के बीच एक बड़ी डिफेंस डील हुई है और ये टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान है, ख़ास तौर से तुर्की की तरफ से। और इससे सऊदी अरब को भी फ़ायदा होगा, तुर्की को भी फ़ायदा होगा। लेकिन वो अमेरिका से जो सऊदी अरब बड़े बड़े हथियार ख़रीदता था, क्या उन रिश्तों में कुछ खटास आएगी, आ गई है? क्या उस पर असर पड़ेगा? क्योंकि तुर्की से ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी ले रहा है सऊदी अरब, और ये पार्टनरशिप बहुत कुछ कहती है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान अल सऊद, ये दोनों इस फोटो में हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। तुर्की और सऊदी अरेबिया ने डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया है और स्ट्रेटजिक रिलेशंस को और मजबूत करने की बात कही है। सऊदी अरब इस तरीके से अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहता है और डीपर मिलिट्री टाइज इन दोनों कंट्रीज़ के बीच बनेगी। होगा क्या इसमें? जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, यानी कि यूएवीज़ यानी ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एडवांस सॉफ्टवेयर सिस्टम, इसकी टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, डेवलप की जाएगी, मजबूत किया जाएगा, एक दूसरे को दोस्ती निभाई जाएगी। मेरे नज़रिए से भले ये वहाँ कुछ ना कर रहे हो जहाँ इनकी इस वक्त ज़रूरत है फ़लस्तीन में, लेकिन जो भी ये आपस में कर रहे हैं वो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। कम से कम लड़ तो नहीं रहे, एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। अब बात रूस की करते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने सख्त और बड़ा वाला बदला लेने का ऐलान किया था यूक्रेन से, जो कुर्स्क रीजन में अपनी फौज लेकर घुसा था रूस के। अब पुतिन ने कुछ ऐसा किया है कि दहल गए हैं कई इलाके यूक्रेन के। आप इस खबर को अल जजीरा की देखिए तो नीचे लिखा हुआ है कि रशिया का जो एरियल अटैक हुआ है यूक्रेन पर वो कोलोजल है। और इसमें हुआ क्या है कि रूस ने 127 मिसाइल्स और 109 ड्रोन से यूक्रेन की 24 में से 15 रीजन पर हमला किया है। 127 मिसाइल दागे हैं, 109 ड्रोन दागे हैं, बहुत से इलाकों में तबाही मची है। और जो है 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया कुर्स्क रीजन में कब्जाया था यूक्रेन ने, ये उसकी सज़ा दे रहा है रूस उन्हें। बढ़ते आगे, सऊदी अरब ने पाकिस्तान में हुए फ़िदाइन हमलों की, या यूं कहें कि जो दहशतगर्दाना हमले हैं, मिलिटेंट अटैक्स हैं, उनकी मजम्मत की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये हमले हुए जिनमें 70 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हो गए। पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइन्स, बाकी इलाकों में ये हमले हुए बताए गए। सऊदी अरब ने कहा कि आपस में क्यों लड़ रहे हो, ये वक्त एक होने का है, इस तरीके से मत लड़िए। सऊदी अरब ने ये बात कही है। एक और ख़बर यह है कि परसों एक खबर आई थी, चीन और फिलीपींस के जहाज़ों में, जो नेवी में बहुत बहस मुबाहिसा ये सब हुआ समंदर में। इवन फिलीपींस ने चीन के जहाज़ पर जाकर अपना छोटा जहाज़ ठोक भी दिया कि निकलो यहाँ से हमारे इलाके में। अब यूएस मिलिट्री ने ये कहा है कि हम फ़लस्तीन के शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे, यानी एक तरीके से यूँ समझिए कि एक सिक्योरिटी देंगे समंदर में, साउथ चाइना सी में। सीनियर एडमिरल ने कहा है। मतलब अब इनका दुश्मन है चाइना, चाइना का जो भी दुश्मन होगा वो अमेरिका का दोस्त है। तो ये फिलीपींस की मदद करने जा रहे हैं। देखिए, फ़लस्तीनी ज़बान से निकलता है। तो ये फिलीपींस की मदद करने जा रहे हैं समंदर में चाइना के ख़िलाफ़, है ना। ये वहाँ जा सकते हैं, ये अपने दुश्मनों को कमज़ोर करने के लिए
اور اپنے دوستوں کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں تو پھر غلط کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو پالیسی ہے، بس فرق اس کا ہے یہ دوست کس کے ہیں اور دشمن کس کے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اس چھوٹے سے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پتے کی، آپ کے مطلب کی خبریں ملی ہوں گی، کوئی غلطی رہی ہوگی تو معذرت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔